वेलकम टू सिविल्स ओनली। आज हम भारत की आरक्षण नीति के इतिहास और भविष्य दोनों को बदलने वाले एक बहुत बड़े फैसले पर बात करने वाले हैं। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने कह सकते हैं कि 75 साल से चली आ रही आरक्षण की व्यवस्था में एक नई बहस छेड़ दी है। और ये फैसला अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए आरक्षण के पूरे ढांचे को हमेशा के लिए बदल सकता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस फैसले के कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को परत दर परत खोलते हैं। आज हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये फैसला आखिर है क्या, बल्कि ये जानना है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे और अब यहाँ से आगे का रास्ता किधर जाता है। ये एक जटिल भूल भुलैया की तरह है और आज हम मिलकर इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले ये ऐतिहासिक बदलाव जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, आखिर है क्या? इसे आसान भाषा में कैसे समझा जाए? जी, तो अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट की एक 7 जजों की बेंच ने स्टेट ऑफ पंजाब बनाम दविंदर सिंह मामले में 6.1 के बहुमत से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। दविंदर सिंह केस? हाँ, काफी चर्चा में था ये। बिल्कुल। इस फैसले का सबसे बड़ा और सीधा मतलब ये है कि अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों के भीतर भी उपवर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन कर सकती हैं। उपवर्गीकरण मतलब आरक्षण के अंदर आरक्षण। हाँ, अगर मैं सही समझ रही हूं तो जैसे अगर एससी समुदाय के लिए 15% आरक्षण है, तो क्या अब कोई राज्य ये तय कर सकता है कि इस 15% में से 7% अति पिछड़ी दलित जातियों को, 5% पिछड़ी जातियों को और बाकी 3% अन्य जातियों को मिलेगा? क्या इसका मतलब यही है? बिल्कुल, आपने इसे एकदम सही समझा है। अब तक यही माना जाता था कि एससी या एसटी एक अखंड समूह है, एक होमोजीनियस ग्रुप है जिसे बांटा नहीं जा सकता। लेकिन इस फैसले ने 2004 के ईवी चिनैया मामले के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ही 5 जजों की बेंच ने कहा था कि राज्य ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं कर सकते। अच्छा, तो चिनैया केस को अब पलट दिया गया है। जी, नए फैसले ने यह माना है कि एससी और एसटी समुदायों के अंदर भी बहुत गहरी असमानताएं हैं। कुछ जातियां ऐसी हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं, जबकि कुछ अन्य जातियों ने इसका ज्यादा फायदा उठाया है। तो कोर्ट के अनुसार सबसे जरूरतमंद तक लाभ पहुंचाना ही संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। ये दिलचस्प है कि फैसला 6-1 के बहुमत से आया, मतलब ये एक मत नहीं था। नहीं था। तो इसका मतलब है कि 7 में से एक जज इस विचार से सहमत नहीं थे। उनकी मुख्य चिंता क्या रही होगी? क्या हमें उस असहमति से इस मुद्दे की जटिलता के बारे में कुछ और पता चलता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जो असहमति वाला फैसला था, वो इस बात पर जोर देता है कि एससी सूची में किसी भी तरह का बदलाव, चाहे वो जातियों को जोड़ना हो, हटाना हो या उनके अंदर समूह बनाना हो, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, राष्ट्रपति के माध्यम से। अच्छा, उनका तर्क था कि अगर राज्यों को ये शक्ति दे दी गई तो देश भर में एससी सूची का स्वरूप ही बदल जाएगा और हर राज्य अपनी राजनीति के हिसाब से इसे परिभाषित करने लगेगा। तो इससे जो एक राष्ट्रीय एक रूपता है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, यही उनकी मुख्य चिंता थी और ये चिंता भी अपनी जगह काफी गंभीर है। तो एक तरफ सामाजिक न्याय को ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश है और दूसरी तरफ संवैधानिक ढांचे की एकरूपता को बनाए रखने की चिंता। यहीं पर असली टकराव है। चलिए कोर्ट के बहुमत के तर्क को थोड़ा और समझते हैं। इस इतने बड़े बदलाव के पीछे उन्होंने क्या दलील दी? यहाँ कोर्ट ने एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं दार्शनिक तर्क दिया है, जो समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 की एक नई व्याख्या करता है। असली समानता का मतलब है असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना, ताकि वे बराबरी पर आ सकें। एक मिनट, इस पर रुकते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। जी, मतलब कोर्ट कह रहा है कि समानता की परिभाषा को ही बदलने की जरूरत है। सबके लिए एक नियम से हटकर जरूरत के हिसाब से अलग अलग नियम। सही कहा। ये तो आरक्षण की पूरी फिलॉसफी पर ही एक नया दृष्टिकोण है। अब तक समानता का मतलब था कानून के सामने सब बराबर, लेकिन अब कोर्ट कह रहा है कि परिणाम में बराबरी लाना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, यही इस फैसले का मूल आधार है।
कोर्ट का मानना है कि अगर एक ही समूह के अंदर कुछ उप समूह इतने पिछड़ गए हैं कि वे दूसरों के साथ मुकाबला ही नहीं कर सकते, तो उन सब के लिए एक ही कट ऑफ लिस्ट बनाना वो अपने आप में एक असमानता है। लेकिन कोर्ट ने राज्यों को खुली छूट नहीं दी है। इसके लिए एक बहुत ही कठोर शर्त रखी गई है, और वही इस फैसले की सबसे बड़ी चुनौती भी है। और वो शर्त है अनुभवजन्य डेटा की, है ना? हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई भी उपवर्गीकरण मनमाने ढंग से या सिर्फ राजनीतिक और चुनावी कारणों से नहीं किया जा सकता। अच्छा। इसे मापने योग्य और पुख्ता अनुभवजन्य डेटा, क्वांटिफाइबल एंड डेमोन्स्ट्रेबल एम्पिरिकल डेटा पर आधारित होना चाहिए। राज्यों को ठोस आंकड़ों के साथ ये साबित करना होगा कि SC/ST समुदाय के अंदर सच में कुछ जातियां दूसरों की तुलना में सामाजिक, शैक्षिक और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व में बहुत पीछे छूट गई हैं। लेकिन अनुभवजन्य डेटा, ये सुनने में तो बहुत निष्पक्ष और वैज्ञानिक लगता है, पर क्या ये एक नया राजनीतिक अखाड़ा नहीं बन जाएगा? डेटा कौन इकट्ठा करेगा? राज्य सरकारें? उनकी विश्वसनीयता कैसे तय होगी? क्या इसे राजनीतिक दल अपने हिसाब से सर्वे करवाकर और डेटा बनवाकर किसी भी समूह को पिछड़ा या अति पिछड़ा साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे? आपने उस नस पर हाथ रख दिया है जो इस फैसले की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा खतरा है। अच्छा। डेटा इकट्ठा करना और उसकी व्याख्या करना ही आने वाले समय की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। तेलंगाना, जिसने अप्रैल 2025 में इस पर कानून बनाया, और हरियाणा, जिसने 2024 में कदम उठाए, वे इसी चुनौती से जूझ रहे हैं। उनके सामने सवाल है कि डेटा का आधार क्या हो। सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व, शिक्षा का स्तर या भूमि का स्वामित्व, हर पैमाने पर अलग अलग परिणाम आ सकते हैं। यह प्रक्रिया जितनी तकनीकी है उतनी ही राजनीतिक भी है। ये समझने के लिए कि हम इस डेटा और वर्गीकरण की बहस तक पहुंचे कैसे, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जैसा कि आपने कहा, ये फैसला अचानक नहीं आया। नहीं। इसके पीछे एक लंबा कानूनी और सामाजिक संघर्ष रहा है। क्या हम उस यात्रा पर एक नजर डाल सकते हैं? जरूर। इस फैसले को समझने के लिए इसका इतिहास समझना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत होती है संविधान से, जहां अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के जरिए राज्य को वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई। लक्ष्य साफ था, ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करना। इसके बाद एक बड़ा पड़ाव आया 1992 में इंदिरा साहनी केस में, जिसे हम मंडल केस के नाम से भी जानते हैं। मंडल केस, हाँ। इसी केस ने ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश की, यानी ओबीसी समुदाय के वे लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ताकि फायदा समुदाय के गरीबों तक पहुंचे। लेकिन उस समय कोर्ट ने SC/ST समुदाय को क्रीमी लेयर के दायरे से बाहर रखा था। उसके पीछे क्या तर्क था? कोर्ट का तर्क बहुत स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि ओबीसी का पिछड़ापन मुख्य रूप से सामाजिक और शैक्षिक है, जबकि SC/ST का पिछड़ापन सिर्फ गरीबी या अशिक्षा नहीं, बल्कि सदियों के सामाजिक कलंक पर आधारित है। बिल्कुल, छुआछूत पर आधारित है। कोर्ट का मानना था कि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कितना भी संपन्न क्यों ना हो जाए, वो इस सामाजिक कलंक से मुक्त नहीं हो पाता, इसलिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत उन पर लागू नहीं हो सकता। और इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए 2004 में EV चिन्नैया केस का फैसला आया, जिसने राज्यों के उपवर्गीकरण करने के अधिकार पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। जी। तो 2004 से 2024 के बीच ऐसा क्या बदल गया कि सुप्रीम कोर्ट को अपना ही 20 साल पुराना फैसला पलटना पड़ा? क्या जमीनी हकीकत का कोई दबाव था? बिल्कुल था। इन 20 सालों में कई राज्यों और आयोगों की रिपोर्ट सामने आई, जिन्होंने ये दिखाया कि आरक्षण का जो लाभ है, वो SC/ST समुदायों के भीतर कुछ गिनी चुनी और अपेक्षाकृत मजबूत जातियों तक ही सिमट कर रह गया है। पंजाब की ही बात करें, जहां से ये केस शुरू हुआ, तो वहां SC आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ 2 या 3 जातियों को ही मिल रहा था, जबकि दर्जनों अन्य दलित जातियां लगभग पूरी तरह से इससे वंचित थीं। अच्छा। कोर्ट के सामने ये डेटा रखा गया कि आरक्षण का उद्देश्य, जो सबका साथ था, वो कुछ ही लोगों के विकास तक सीमित हो गया है। इसी जमीनी हकीकत ने कोर्ट को अपना मन बदलने और चिन्नैया के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। और यहीं पर इस फैसले का एक और, कह सकते हैं, विस्फोटक पहलू सामने आता है, जिस पर अभी बहुत बहस होनी बाकी है, और वो है SC/ST समुदाय में क्रीमी लेयर की संभावना। हाँ। कोर्ट ने इस पर भी कुछ कहा है। हाँ, और ये इस फैसले का शायद सबसे ज्यादा दूरगामी असर डालने वाला हिस्सा हो सकता है। कोर्ट ने दविंदर सिंह केस में सीधे सीधे क्रीमी लेयर लागू करने का आदेश तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस पर एक गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि ये देखना भी जरूरी है कि कहीं आरक्षण का लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी
कुछ संपन्न परिवारों तक ही तो सीमित नहीं हो रहा है। अच्छा। उन्होंने एक तरह से संकेत दिया है कि संसद और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या क्रीमी लेयर का सिद्धांत कुछ संशोधनों के साथ SC/ST समुदाय पर भी लागू किया जा सकता है, ताकि लाभ का एकाधिकार टूटे और फायदा सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर वो 1992 वाला बुनियादी सवाल फिर से खड़ा हो जाता है। ओबीसी आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है, जहां आर्थिक उन्नति एक पैमाना हो सकती है, पर SC/ST आरक्षण का आधार तो सदियों का सामाजिक कलंक और छुआछूत है। सही है। क्या एक SC व्यक्ति कलेक्टर या जज बनकर उस सामाजिक कलंक से पूरी तरह मुक्त हो जाता है? क्या क्रीमी लेयर का सिद्धांत इस आरक्षण की मूल भावना को ही कमजोर नहीं कर देगा? ये एक बहुत ही वैध और संवेदनशील सवाल है, और शायद इसी वजह से कोर्ट ने बहुत समझदारी दिखाते हुए इसे लागू करने का कोई निर्देश नहीं दिया। अच्छा। उन्होंने इस बहस की गेंद को विधायिका यानी सरकार और संसद के पाले में डाल दिया है। उनका कहना है कि ये एक नीतिगत मामला है और इस पर व्यापक बहस के बाद ही कोई फैसला होना चाहिए। लेकिन एक बहस शुरू कर दी है। बिल्कुल, एक ऐसी बहस शुरू कर दी है जो आने वाले कई सालों तक भारतीय राजनीति को प्रभावित करेगी। क्या हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हमें पिछड़ेपन को सिर्फ जाति से नहीं बल्कि जाति के अंदर वर्ग से भी जोड़कर देखना होगा? ये एक बड़ा सवाल है। तो अब जब ये फैसला आ चुका है, समाज में इसकी गूंज कैसी है? जाहिर है इतने बड़े बदलाव पर सबकी राय एक जैसी तो नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तरफ वे लोग हैं जिन्हें लगता है कि असली सामाजिक न्याय अब होगा, और दूसरी तरफ वे हैं जिन्हें इसमें एक बड़ा खतरा नजर आ रहा है। बिल्कुल, इस पर विचार बहुत बंटे हुए हैं। जो इसके समर्थक हैं और जिन्हें सामाजिक न्याय का पैरोकार माना जाता है, उनका तर्क है कि ये आरक्षण के विचार को और मजबूत करेगा। उनका कहना है कि दशकों से जो महादलित या अति पिछड़ी दलित जातियां आवाजहीन थीं, ये फैसला उन्हें उनका हक दिलाएगा। वे इसे न्याय के और ज्यादा पुरस्कृत और सटीक होने की दिशा में एक कदम मानते हैं। न्याय की आखिरी पंक्ति तक डिलीवरी जैसा कुछ। बिल्कुल वही। और जो इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? क्या ये सिर्फ अपने हिस्से के आरक्षण को खोने का डर है, या इसके पीछे कोई और गहरा सिद्धांत काम कर रहा है? देखिए, आलोचकों की चिंता को सिर्फ विभाजन का डर कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। अच्छा। उनका तर्क है कि ये उन ताकतों को एक कानूनी हथियार दे सकता है जो दलित और आदिवासी एकता को हमेशा से तोड़ना चाहती हैं। उनकी चिंता है कि अब राजनीतिक दल चुनावी फायदे के लिए जातियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करेंगे, उनमें प्रतिस्पर्धा और अविश्वास पैदा करेंगे। हाँ, ये बांटो और राज करो की नीति का एक नया कानूनी रूप बन सकता है, जिससे इन समुदायों की जो सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति है वो हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगी। और इन सब के केंद्र में फिर वही डेटा की चुनौती है। बिल्कुल। बिना निष्पक्ष और विश्वसनीय डेटा के ये पूरी कवायद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में बदल सकती है। हाँ, और ये सबसे बड़ी व्यवहारिक चुनौती है। फैसले की पूरी बुनियाद इसी डेटा पर टिकी है, लेकिन हमारे देश में जाति आधारित विश्वसनीय डेटा की भारी कमी है। जातिगत जनगणना दशकों से एक बेहद संवेदनशील और विस्फोटक राजनीतिक मुद्दा रहा है। ऐसे में मजबूत डेटा के बिना ये तय करना कि कौन ज्यादा पिछड़ा है और कौन कम बहुत मुश्किल होगा, और ये नए सामाजिक विवादों को जन्म दे सकता है। ये एक ऐसा पिटारा खोल सकता है जिसे बंद करना मुश्किल हो। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये फैसला भारतीय आरक्षण नीति को एक ऐसे चौराहे पर ले आया है जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता ज्यादा न्यायपूर्ण, लक्षित और प्रभावी सकारात्मक कार्यवाही की ओर जाता है, और दूसरा रास्ता राजनीतिक खींचतान, सामाजिक विखंडन और अंतहीन डेटा युद्ध की ओर। और इस चौराहे पर दिशा दिखाने वाला साइन बोर्ड है डेटा। आपने इसका बिल्कुल सही सार निकाला है। ये भारत की सकारात्मक कार्रवाई यानी अफर्मेटिव एक्शन नीति के विकास का एक नया और शायद सबसे जटिल चरण है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि फैसला कितना अच्छा है, बल्कि इस पर कि इसे जमीनी स्तर पर कितनी ईमानदारी और निष्पक्षता से लागू किया जाता है। इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है गहरे सामाजिक न्याय के लक्ष्य और समुदायों को विखंडन से बचाने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना। क्या राज्य सरकारें राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष डेटा के आधार पर काम कर पाएंगी? क्या इस प्रक्रिया से समुदायों में न्याय की भावना बढ़ेगी या आपसी दरारें और गहरी होंगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आने वाले दशक में हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा लेंगे। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक विचार ये है कि ये पूरा ढांचा डेटा पर निर्भर है।
लेकिन एक ऐसे देश में जहां जाति की सच्चाई को स्वीकार तो सब करते हैं, पर उसे गिनने से डरते हैं। और जहां डेटा खुद एक राजनीतिक हथियार है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या भविष्य में सामाजिक न्याय की लड़ाई असल में डेटा इकट्ठा करने और उसकी व्याख्या करने की लड़ाई में उलझकर रह जाएगी? अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सुझाव हो या टॉपिक सजेस्ट करना हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ ही यू कैन चेक आउट आवर वेबसाइट और प्लेलिस्ट फॉर आवर फ्री कोर्सेज लाइक हिस्ट्री, BPSC, कंप्लीट GS, etc. धन्यवाद।